कॉन्स्टिट्यूशनल 106th अमेंडमेंट एक्ट है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। पहले क्या था ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो डिफरेंस क्या होता है, कई बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए, लेकिन सारे एक्ट नहीं बनते। तभी ये गैप है। 128 है, 106 जब साइन हुआ प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये क्या बन गया है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, है क्या, इसको बुलाते क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किस चीज पे फोकस कर रहा है कि वुमेन को 1/3 सीट्स दी जाएगी पॉलिटिकल असेंबलीज में। कहां कहां दी जाएगी, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। जो हमारे स्टेट जैसे ना विधानसभा और दूसरा लोकसभा, इन दोनों जगहों पर विमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी। अब कोई भी आप मतलब ना स्टार्टिंग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो पहले इसके बारे में थोड़ी बात, और फिर वही की जरूरत क्या है, आजकल क्या चल रहा है कहीं पर। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इन्होंने हमको क्या रैंक किया है, 135 किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, और स्पेसिफिकली 48 रैंक है हमारा आउट ऑफ 146 पॉलिटिकल इंपावरमेंट डायमेंशन में। तो जरूरी है कि विमेन के लिए वही ना कि पॉलिटिकल डायमेंशन में इनका रोल हो, इनका इंक्लूजन हो, इनकी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कि इम्पेरेटिव रिजर्वेशन के लिए क्यों जरूरी है, अधिनियम की अनिवार्यता क्या है। अगर आप इस चीज को देखोगे, लोकसभा में कितने विमेन है, लोकसभा में 82 मेंबर्स रिप्रेजेंट करे, कितना है 15.2%। देश के 50% जो लोग हैं लोकसभा में कितना है 15.2%। राज्यसभा में कितना है 31 मेंबर, 3%, 13%। नहीं, ये 13% है हमारे राज्यसभा में। अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था इलेक्टोरेट, तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम हमारा लोकसभा के अंदर ये 5% रिप्रेजेंटेशन था, पहली लोकसभा में। ठीक है, इसके हिसाब से तो 15% हुआ है, बट क्या इन एक्चुअल ये इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर हम इसे देखने की कोशिश करें पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर विमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, तो देखो रवांडा है जैसे 61%, क्यूबा में 53% है ना, निकारागुआ में 52% है। तो ये रिप्रेजेंटेशन में सबसे अच्छे माने जाते हैं। हिंदुस्तान के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जो हमारे पड़ोसी देश है उसमें बांग्लादेश के पास 21%, पाकिस्तान में 20%। ठीक है ना, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी अच्छा कर रही है, और हम जो अपने आप को डेमोक्रेटिक वैल्यूज है तो उसको फॉलो करने वाला मानते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या इसकी जरूरत है, हाँ। क्यों जरूरत है, अगर हम इस चीज को देखते हैं अधिनियम की जरूरत क्या थी, को इससे होगा क्या, जब महिलाओं को इंक्लूड किया जाएगा तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट क्या है, बेसिक लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी में अगर उनका इंक्लूजन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, तो पहली चीज जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आएंगे और कहीं ना कहीं बदलाव आएंगे। हमने ये चीज देखी है कि जब पंचायती राज में भी विमेन का इंक्लूजन हुआ है तो उससे बहुत चेंजेस आए हैं। कैसे, जैसे जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, तो एक लैंगिक समानता के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ना। डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो इक्वल लेवल पे खड़े होंगे। क्या बात करते हैं हम, जातन लागे वातन जाने। ठीक है, जिसका शरीर मतलब ना वही कि विमेन विमेन की प्रायोरिटी किस चीज पे होती है, अगर तुम देखो पंचायती राज में जब विमेन को इंक्लूड किया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया, उससे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी क्या थी, टॉयलेट बनाना। गांव में टॉयलेट बने, लड़कों की प्रायोरिटी नहीं होती, कहीं भी खड़े होके कर देंगे टॉयलेट। उनके लिए टॉयलेट बनाना बड़ी चीज नहीं थी, ग्राउंड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, टॉयलेट बनाना नहीं। इतने बड़े बड़े घर बना दिए, टॉयलेट नहीं बनाए। लड़कियां, क्यों, वही बात ना भाई, जिसने पजामा उतारना पड़ेगा उसको पता लगेगा कि भाई टॉयलेट जरूरी है, खुले में नहीं जा पा रहे हैं, किडनी के डिजीजेस हो रहे हैं, बहुत रिपोर्ट्स आई हुई है। ठीक है ना, यूरिनेटरी ट्रैक के डिजीज, पानी नहीं पीते हैं ढंग से, क्यों, खुले में जाना पड़ेगा। तो एक वो पर्सपेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग में वुमेन के इश्यूज हैं, है ना, वो बाहर आते हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडिंग में अगर हम देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन अगर विमेन का आता है तो इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी, हमारी कमिटमेंट बढ़ेगी, तो वैश्विक स्थिति अच्छी होती है। अगर आप इस चीज को देखोगे हिस्टोरिकली, रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं विमेन के लिए, तो कहां कहां से ये इश्यूज उठे हैं।
है ना। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारे जब रिजर्वेशन की बात हुई थी तो 1931 में जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको लेटर लिखा था कि विमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जो नेशनल मूवमेंट्स रह रहे हैं इसके अंदर। तो स्वतंत्रता से पहले भी 1931 में जो तीन उस टाइम पे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि हमको इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे कांग्रेस है, इन सब में सीट्स होनी, जब सीट्स रखी जा रही है विमेन के लिए सीट्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जब हम बात करते हैं इसमें भी है ना विमेन को अलाउ किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी ना, सेपरेट इलेक्टोरेट पहले हम कहते हैं ना मुस्लिम्स को दिया, कब वो कहीं ना कहीं कम्युनल इलेक्टोरेट की तरह था। धीरे धीरे ये रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव सीट्स दे रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कहीं ना कहीं एक स्टेप अप था, है ना। फिर इवन जैसे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हो रहे थे उसमें भी विमेन के लिए रिजर्वेशन एक फोकल पॉइंट था। उस टाइम पर भी ये डिस्कशंस हुई थी कि विमेन को रिजर्वेशन देनी चाहिए, बट आइडियल लास्ट में हुआ क्या था, फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था इसको। ठीक है कि ये स्वाभाविक रूप से खुद ही आ जाएगा, उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, अलग से रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में भी इस चीज को फुलफिल नहीं किया गया था। फिर हमारी 1971 में कमेटी आई थी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति पर समिति आई थी 1971 में। इस कमेटी ने क्या कहा था, इन्होंने रेकमेंड किया था कि विमेन को लोकल बॉडीज में पॉलिटिकल प्रेजेंस, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज में मिला भी है, 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए कंपलसरी है। हिमाचल जैसी स्टेट में क्या है, हमने 50% करा हुआ है, ठीक है, बट वो ये हमारे स्टेट का प्रेरोगेटिव है। अदरवाइज कंपलसरी है कि कहीं भी पंचायती राज होगा 33% तो होना ही चाहिए। फिर हमारा जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है विमेन के लिए 1988 में आया था। ठीक है, तो ये जो प्लान आया था महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, इसके अंदर ये 1971 वाली जो बातें थी फिर से बोली गई थी कि विमेन को लोकल लेवल बॉडीज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसके बेसिस पर 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई गई थी। ठीक है, 73rd पंचायती राज के लिए, 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। इसमें कंपलसरी किया गया था कि जो 1/3 सीटें होंगी ये विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, और वही अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जब यहां पर रिजर्वेशन की बात हो गई थी उसके बाद महिलाओं के लिए रिजर्वेशन इसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लोकसभा में, इसका अगर आप डिस्कशन देखोगे तो वुमेन रिजर्वेशन अगर देखोगे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुई है, बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत बार विमेन ने प्रोटेस्ट्स भी करे हैं, है ना। वुमेन डिमांड कर रहे थे कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने विरोध भी करे हैं कि लिंग आरक्षण की नीति होनी चाहिए, बट वो ये पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में ये फॉलो नहीं हो पाई। अगर आप शुरू में देखोगे जो इनिशियल डिस्कशंस हुई थी तो वहां पर क्या बात हो रही थी, प्रारंभिक चर्चाओं में ये बातें की गई थी कि जो विमेन रिजर्वेशन है ना, ये वही देखो कब से चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में कहा था। ठीक है, फिर अप्रूवल में कई चैलेंजेस आ रहे थे, अगर इसको पास करना है, अनुमोदन में क्या चुनौतियां आ रही थी कि गवर्नमेंट है, मेजोरिटी ही पास, इवन दो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लाने की बात करी थी, लेकिन उनके पास उस समय पर पूरा ये सपोर्ट ही नहीं था, मेजोरिटी ही नहीं थी। ठीक है ना, तो क्योंकि उनके कार्यकाल में ये बाहर चला गया, चर्चा तो हुई बट फाइनलाइज नहीं हुआ। फिर अगर आप देखोगे कि जैसे ये चीजें बढ़ती गई, शुरू कहां से हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला 1996 में, है ना, तो वहां पर इनॉग्रल वुमेन रिजर्वेशन बिल 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1998 से 2003 तक गवर्नमेंट ने इसको बार बार लाया, ये 4 सेपरेट ओकेजन्स पे इसको लाया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन, है ना, 2023 में ये आइडिया आया और झट से पास कर दिया। आइडिया 1996 से डिस्कस, और देखो पहले आजादी से पहले से डिस्कस हो रहा है ये चीजें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कस हो उस टाइम पे नहीं दिया गया, बीच में पंचायती राज को मिल गया। अभी क्या बात हो रही है, 1998 से 2003 के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस बिल को 4 अलग अलग ओकेजन्स पे लाया, नहीं फाइनलाइज हुआ।
ठीक है। 2009 में फिर से ये प्रोटेस्ट हुआ था, जब वुमेन ने प्रोटेस्ट किया था 2009 में, उस टाइम पर फिर से इस बिल को लाया गया था, है ना, और टेबल किया गया था। 2010 में ना यूनियन कैबिनेट थी, उन्होंने इसको भेजा, है ना, और 2010 में राज्यसभा में ये पास हो गया था, बट फिर ये आगे नहीं हुआ। फिर 2014 में फिर से ये था कि इस बिल को लाया जाएगा कि लोकसभा में, कि इसको लाएंगे और प्रेजेंट करेंगे, इसको टेबल किया गया था 2014 में फिर से लोकसभा में, बट ये आगे नहीं बढ़ पाया। और अभी फाइनली 2023 में, है ना, बिल को 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया है। तो इसमें बिल में है क्या चीज है, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, मेन प्रोविजंस क्या है, ठीक है, असली प्रावधान, इनको समझने की कोशिश। सबसे पहला क्या है, विमेन को रिजर्वेशन दी जा रही है लोअर हाउस में। लोअर हाउस हमारा कौन सा होता है, लोकसभा। इसको समझने की कोशिश करना, क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन है, नहीं, लोकसभा में है रिजर्वेशन में। तो आर्टिकल 330A है, तो यहाँ पर एक एडिशन है ना, 330A हम कह रहे हैं आर्टिकल 330 में, जिसमें क्या होगा, जो SC ST जिसे हम रिजर्व करते हैं ना लोकसभा के लिए, वैसे विमेन के लिए भी रिजर्व कर दी जाएगी सीटें। और कैसे होगी अलॉटमेंट, कैसे होगी, ये आपकी रोटेशनल, है ना, रोटेशनल अलॉटमेंट होगी। जो सीट है जो रिजर्व कर दी जाएगी, फिर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और यूनियन टेरिटरी में बाद में ये रोटेट होती जाएगी। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन आएगी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इनको फिर कुछ कुछ टाइम में रोटेट करते रहेंगे। लॉजिक क्या है, हम यही कहते हैं ना, जैसे मान लो SC ST, उनकी जहां पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो डीलिमिटेशन कमीशन कुछ सीट्स रिजर्व कर देता है, फिर एक टाइम के बाद रोटेट करता है कहीं और, कि तब तक वो लोग ऑलरेडी एक बार या दो बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम बिना रिजर्वेशन के भी जीत पाए और बाकी जगह पर लोगों को एम्पावर करने में हेल्प की जा सके। फिर जैसे हम SC ST रिजर्वेशन बिल की हम बात करते हैं, तो 1/3 जो सीट्स है ये रिजर्व कर दी गई थी SC और ST के, है ना। यहाँ पर तो विमेन है, तो ये सेम रहेगा इसमें भी SC ST के साथ, बस रोटेशन बेसिस पे ये चलता रहेगा। तो SC ST के लिए भी रिजर्वेशन है, ठीक है, SC ST रिजर्वेशन विमेन के लिए। फिर वुमेन के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हम कहते हैं इसको ऐड करना, तो राज्य के अंदर आर्टिकल 332A मैंडेट करता है कि सीट्स की रिजर्वेशन हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहां पर क्या होगा, 1/3 सीट्स होंगी जो SC ST, और 1/3 सीट्स कैसे फिल की जाएंगी, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो जो इसमें सीट्स होंगी उनको भी रिजर्व किया जा रहा है विमेन के लिए। तो बेसिक आर्टिकल्स पता होने चाहिए। देखो वो ये नहीं कि एक बच्चा आंसर लिखेगा, वो आर्टिकल्स लिखेगा, दूसरा नहीं लिखेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल्स लिख रहा है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन वुमेन के लिए, इसमें NCT ना दिल्ली के लिए भी किया गया है, ठीक है। पहले लोकसभा, स्टेट असेंबली, तीसरा जो NCT दिल्ली है, जैसे हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, राष्ट्रीय राजधानी है, तो इसमें आर्टिकल 239AA, तो यहां पर अमेंड करके इसमें 239(2)B कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे क्या होगा, यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है इसके अंदर भी विमेन को रिजर्वेशन दी जा रही, ठीक है ना। यहाँ इसके अलावा अगर हम देखें कमेंसमेंट की, अगर हम बात करते हैं कि शुरू कब से होगा, ठीक है, शुरुआत कब से होगी, तो इसमें एक नया आर्टिकल 334(4) लगाया जाएगा जो इसको इफेक्टिव करेगा। और ये बेसिस क्या होगा, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन होती है हमारी, ठीक है ना, जनगणना होगी उसके टाइम पर परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होती है। तो डिलिमिटेशन से सीट्स रिजर्व होगी, और कब होगी, सेंसस के बाद। इसका क्या मतलब है कि अभी भी जो ये सीट्स हैं, है ना, कब ये अप्लाई की जाएगी, कि सेंसस आएगा और सेंसस आने के बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद विमेन को कौन सी सीट से रिजर्व होगी वो चीज बताई जाएगी, ठीक है। और रिजर्वेशन कितने टाइम तक चलेगा, अगर ड्यूरेशन हम देखें, इसकी ड्यूरेशन 15 साल है, ठीक है, आरक्षण की अवधि 15 साल है। 15 साल के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन अभी कितने साल है, 15 साल के लिए रखा गया है। फिर हो सनसेट क्लॉज की हम बात करते हैं ना, एक टाइम तक रखा, अगर तब जरूरत नहीं होगी तो उसको खत्म होने देंगे, अगर जरूरत हुई तो दोबारा से उसको, है ना, फिर से कर सकते हैं कि चलो फिर से इसको डिस्कस करते हैं। बाकी हम रोटेशन की बात करते हैं,
पोस्ट डिलिमिटेशन है ना सीटों का ये चक्रण होता रहेगा, परिसीमन के बाद इनको शिफ्ट करते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर इनैक्ट करने के बाद। तो कुछ चीजें ऐसी कि हम फेवर में कहते हैं, आर्गुमेंट जो इसके फेवर में है, इसके फेवर में क्या क्या चीजें पक्ष में जो हम बातें करते हैं। पहली बात कि इससे क्या वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, है ना। हम अभी क्या बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, हम अभी भी 140 कंट्रीज से पीछे हैं रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये हमारी आईपीयू 2021 की रिपोर्ट थी कि इंडिया अभी भी पीछे है प्रतिनिधित्व में। अगर आप देखोगे इसमें तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे। अगर आप नॉर्मली देखोगे इम्पैक्ट क्या होगा वुमेन लीडरशिप का, है ना। ओवरऑल अगर हम देखना चाहें कि नेतृत्व से है ना क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, हम एक चीज देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, जो पब्लिक गुड्स कौन से लिए जाएंगे, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस एरिया में होगा। वही होता है ना कि जब भी आप कोई ढांचा, बुनियादी ढांचा किसी चीज का बना रहे होते हो, उसमें कुछ पर्सपेक्टिव, विमेन पर्सपेक्टिव भी आएगा। जैसे क्या हमारे, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट है, स्पेसिफिकली मान लो ट्रेन में जा रहे हो, क्या ट्रेन में अलग से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई जगह होती है। देखो जो भी बच्चा पैदा होता है 6 महीने के लिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलग से क्या प्रोविजन है, मेंसुरेशन, जो भी विमेन यंग है हर महीने मेंसुरेशन का पीरियड आएगा उनकी लाइफ में, क्या उनके लिए क्या ऐसा गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, क्या ऐसे कोई प्रोविजंस है। भाई विमेन के इश्यूज ही डिस्कस ही नहीं हो रहे, वही कह रहे हैं ना, जो विमेन सेंट्रिक कंसर्न्स है उनको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है। तो विमेन सेंट्रिक कंसर्न्स एटलीस्ट डिस्कस तो होंगी इससे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने का भी इसको एक पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि अभी भी अगर आप देखोगे क्रिमिनलाइजेशन बहुत है। ठीक है ना। अगर हम ऐसे बात करें कि कितने लोग 159 एमपी लोकसभा के, इनके ऊपर सिवियर चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि रेप और मर्डर। ठीक है ना, मतलब सिंपल नहीं कह रहे, सिवियर चार्जेस लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं, और ये वही पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, इन जनरल देखा गया है कि क्राइम में मेल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कि क्रिमिनल एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम होगी। ठीक है। और क्या ऐसा माना जाता है इससे जो विमेन वोटर है उनका शेयर भी बढ़ेगा। वो होता है ना, विमेन को जब एम्पावरमेंट मिल रही है, रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, एक वोट शेयर भी बढ़ेगा। अभी विमेन वही ना कि अगर वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे उस इंसान से जो इलेक्शन में खड़ा है, तो क्या वो अपना सारा काम छोड़ के एक दिन की छुट्टी जिसमें वो सो सकते हैं किसी को वोट देने जाएंगे? तभी जाएंगे ना अगर वो उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे हम ये कहते हैं ना पैट्रियार्किकल नॉर्म्स, एक पितृसत्तक जो व्यवस्था है हमारी, है ना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पेट्रियार्किकल है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। उसमें कई स्टीरियोटाइप्स है विमेन के लिए, जैसे लड़कियों को छेड़ना, ईव टीजिंग, क्या है छेड़ना। अब देख रहे हो, देख रहे हैं जी, घूर रहे हैं जी, है ना, कोई जा रहा है कमेंट पास कर रहे हैं, क्यों? और वो परेशान हो रहा है, क्यों? वही है ना कि ओवरऑल अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, एक पेट्रियार्किकल माइंडसेट है, तभी तो एक ना वो कॉन्सेप्ट्स चले आ रहे हैं। और अगर विमेन एम्पावर होगी तो कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग इन चीजों के लिए स्ट्रांग होगी। एसिड फेंक रहे हैं, है ना, लड़की की ना का मतलब भी हाँ होता है, वही ना, गानों में ये चीजें आ रही, धीरे धीरे फिर ये आइडियाज चैलेंज होंगे ना। अभी इनको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ना लॉ मेकिंग में जो लोग हैं उनकी इसमें प्रायोरिटी ही नहीं है। अब जैसे लड़के हो, कभी तुम्हारे को किसने छेड़ा है ऐसे चलते हुए, कोई देख रहा है और सीटी मार रहा है, अगर किसी ने फील ही नहीं करी तो जब वो लॉ मेकिंग में जाएगा उसको, उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हमने वो सिंपल सी बात शुरू में करी, जैसे टॉयलेट करना है, तो लड़कों को क्या प्रॉब्लम है, किसी झाड़ी के पास चले गए कर लिया टॉयलेट, टॉयलेट, है ना। क्या वो अलग से टॉयलेट्स ढूंढते हैं? ये बात, तो वो उनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है, लिस्ट में ही नहीं है वो चीज। विमेन, और जहां भी आपने देखा हो कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है, ठेके खुलने मुश्किल हो जाते हैं। ड्रग मिनास जो है, जहां पर भी महिला मंडल स्ट्रांग होता है, गांव के पास वो ठेका नहीं खुलने देते। ठीक है, नशे की जो हो रहे होते हैं, पुलिस की हेल्प करते हैं, नशेड़ियों को बंद करा देते हैं धंधा। वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है ना, बस वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं से होगा क्या, अगर आप देखोगे, है ना, काउंट तो ये सारे पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट फिर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो इसमें दिए जा रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस एंटिटी है ये डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन की, देखोगे इसको अलग से
क्या वही ना, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरह ही इनको देखा जा रहा है, एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश, है ना। सोसाइटी में एक नॉन होमोजेनियस एंटिटी नहीं बन जाएगी, है ना। तो गैर सजातीय इकाई है ये, वहां पर एक इशू आएगा। एक इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो इक्वालिटी गारंटी की गई थी उस पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, है ना, कि हमारे यहाँ पर जो समानता का अधिकार है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बट फिर वही है, इसमें भी ना काउंटर आर्ग्यूमेंट है। देखो हमारी इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट है, लॉ के सामने सब बराबर है और फिर इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इवन एक बात कही जाती है कि 39B और C इफ कम्स इनटू प्ले देन आर्टिकल 14 एंड 19 goes away, है ना। कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोक रहे हैं और विमेन, चिल्ड्रन या कोई भी ऐसे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई लॉ बनाते हैं, तो उस टाइम पे अगर इक्वालिटी इन्फ्रिंज भी हो, इक्वालिटी तो इन्फ्रिंज हो रही है, बच्चों के लिए हम अलग से फ्री में स्कूलिंग दे रहे हैं, तो वो टैक्स पेयर का मनी लग रहा है। बच्चों के वेलफेयर के लिए अगर कोई स्कीम बना रहे हैं, विमेन के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम बना रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा तो जा रहा है ना। तो जो बाकी पॉपुलेशन है वो बोल सकते हैं भाई हमको क्यों बराबर ट्रीट नहीं कर रहे हो। बट वही बात है कि उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई स्कीम बनाते हैं, उस समय पर अगर इक्वालिटी इंफ्रिंज होती है तो कर सकते हैं, है ये प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी है यहाँ पर जैसे SC ST के बारे में बात की जा रही है, बट OBC में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये भी बात की जा रही है कि भाई कोई डिस्टिंक्शन OBC के लिए क्यों नहीं है, कि OBC विमेन जैसे SC ST विमेन के लिए है कि उसमें सीट रिजर्व होगी। तो मान लो एक SC सीट और उन SC सीट्स में से कुछ सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब की सीट्स, कुछ सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी, तो OBC में भी रिजर्व करो। ये भी एक चैलेंज डिस्कस किया जा रहा है, OBC का नहीं डिस्कशन है ना बिल के अंदर। तो एक ये, फिर राज्यसभा, कि भाई जब लोकसभा को दे रहे हो तो राज्यसभा में क्यों नहीं देते, है ना, राज्यसभा में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई राज्यसभा में इस विधेयक के थ्रू रिजर्वेशन देनी चाहिए। फिर क्या चैलेंज है, सेंसस पे डिपेंडेंट है, डिलिमिटेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, जो एक्सक्लूजन है हमारा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, डिले हो रहे हैं। ठीक है ना, सेंसस की वजह से डिले होगा इसमें भी प्रोसेस को होने में। दूसरा, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन की प्रोसेस में भी क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें पॉलिटिसाइजेशन हो, क्या इसमें राजनीतिकरण हो सकता है विमेन के लिए, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना, डिलिमिटेशन के टाइम पर उन सीट्स को, कुछ सीट्स स्पेसिफिक, कुछ जहां पर कुछ पार्टी के लोग स्ट्रांग है उसको विमेन के लिए कर दो। ठीक है ना, जिनकी कॉन्स्टिट्युएंसीज है। फिर एक प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का एक डर है, तो ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बात करते हैं, प्रॉक्सी में जैसे अभी भी पंचायती राज में एक आइडिया देखा गया है कि पंचायत पति, पंचायत पति का क्या कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, जहां पर सीट रिजर्व हुई विमेन के लिए, काम पति कर रहा है, जो वहां पर पति खड़ा होता था या तो अपनी मम्मी को खड़ा कर देगा या अपनी वाइफ को खड़ा कर देगा। लालू जी जब जेल गए तो किसको ले आए थे, राबड़ी जी, नो एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग स्टेट, बट ऑल ऑफ अ सडन शी वाज मेड द चीफ मिनिस्टर। चलाने वाले कौन, लालू जी, वाइफ को बनवा दिया। तो ऐसे ही क्या होता है कि जहां वाइफ को बना के लोग पति देव चलाते हैं पंचायत को। ठीक है, पर ये एग्जाम्पल्स देखे गए जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर भी ना, कि एक बारी तो विमेन एकदम वो पति पंचह रहता है ना, और वाइफ काम कर रही होती है, बट 5 साल के अंदर तो विमेन को भी समझ आ ही जाता है ना कि पावर किसके पास है, नाम पे किसके चल रहा है, काम कैसे करना है। तो ये चीज देखी गई है, जहां जहां पर फिर से वही विमेन जीती है तो नेक्स्ट टेन्योर में कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। समझ आया था ना पावर कैसे काम करती है। तो ये, फिर इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन हम बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटर की चॉइस थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनल पार्टी जो रिजर्वेशन रहती है विमेन के लिए, उससे जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार किया जाता है। हमारे यहाँ पर ना इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के विद इन जो लोग चूज किए जाते हैं, क्या वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम से चूज किए जाते हैं, जैसे बिल दिए जो उतने सीट्स है, सीटों का जो आवंटन किया जाता है, तो वो इस बेसिस पे नहीं होता। ठीक है ना, तो हाँ, ये क्रिटिसिज्म की तरह देखा जा सकता है इस बिल के कुछ
डायरेक्ट फैक्चुअल रहेंगे, कुछ हम एनालिसिस बेस्ड करेंगे। फिर कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं कि एक एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट हम क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट ये रहेगा कि कहीं ना कहीं विमेन पॉलिसी मेकिंग में आएगी, है ना। अगर वो लॉ बनाने में, नीति के निर्माण में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लोग लॉज विमेन सेंट्रिक बनाएंगे। अगर आप ऐसे भी देखोगे आजकल एक जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो भी स्कीम होती है स्कीम के अंदर जेंडर के लिए अलग से कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखा जाता है, ठीक है ना। फिर अगर हम देखें जैसे चैलेंजेस है, तो जर्नी में क्या होगा, यस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई सोशो कल्चरल बैरियर्स रहेंगे, है ना, जो जेन्युइन एम्पावरमेंट के लिए बैकफायर कर रहे होते हैं। जब विमेन को फौज में लाने की बात की गई थी उस टाइम पर क्या डिस्कशन हुआ था कि आर्मी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन आर्मी आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, जो फौजी आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, दे डोंट सी विमेन एज ऑन लीडरशिप रोल्स, वो वुमेन को एक लीडर की तरह नहीं देखते हैं। तो वही होगा, विमेन बोलेगी भाई गोली चलाओ, बंदा नहीं चलाएगा, वो बिलीव ही नहीं करता अपने लीडर पे, इसलिए हम विमेन को नहीं ला रहे कॉम्बैट रोल्स में। तो आर्मी ने नहीं लिया था शुरू में, लेकिन कहा एयरफोर्स में ले लिया, नेवी में ले लिया, अवनी चतुर्वेदी, है ना। अब फाइटर जेट को थोड़ी पता लड़का बैठा कि लड़की बैठी है, और जब उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली खुद लीडरशिप रोल्स में आएंगे। अब लोग देखेंगे कि नहीं यार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे धीरे धीरे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इसमें आ रही है विमेन कॉम्बैट रोल्स में, तो धीरे धीरे हाँ वो आर्मी में भी अब धीरे धीरे इंडक्ट कर रहे हैं। तो एक चेंज आ रहा है इससे, कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है वो रहेंगे, उनको देखना है। और रिकमेंडेशंस क्या रहे हैं अगर इसको करने के लिए, सबसे पहली बात तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी, देखो जागरूकता तो बढ़ानी पड़ेगी ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अवेयरनेस, है ना। कैंपेन्स लाने पड़ेंगे, एजुकेशनल कैंपेन्स लाने पड़ेंगे, वुमेन को ये बताना पड़ेगा कि कितनी चीजें जो इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम जेंडर बेस्ड वॉयलेंस की बात कर रहे हैं तो लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए लाने पड़ेंगे, विमेन को एक ऐसी एम्बियंस देनी पड़ेगी जहां पर जेंडर बेस्ड वॉयलेंस ना हो। पहली बात तो वुमेन को ये पता लगे कि हाँ वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, रिजर्वेशन है, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ठीक है, कि ज्यादा विमेन है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में विमेन ज्यादा आए, इसके लिए रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि वो लिंगानुपात रहेगा। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, विमेन के लिए। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं, विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी लाना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर अंतर पार्टी लोकतंत्र होगा इससे क्या चेंज आएगा, विमेन कैंडिडेट्स ज्यादा आएंगी, ये फैसिलिटेट करेगा ओवरऑल जो राइज है विमेन कैंडिडेचर का। और फिर इससे होगा क्या, हमारे विमेन ग्रुप्स हैं जो हम देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अच्छा काम कर रहे हैं, महिला संगठनों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक मेजर बेसिस देखा जाता है विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। मेंस में टॉपिक भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है, एसएचजी, है ना, एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वुमेन सेंट्रिक जो रहेंगे वो अच्छा काम कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट गिव, फर्स्ट सेव देन टेक, है ना। एक ही जाति कास्ट लेवल से लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद उन लोगों को वो किसी एक स्पेसिफिक इशू पे वर्कअप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे विमेन ग्रुप इन्हांस होंगे कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे इसमें, और विमेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, विमेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी रहेगी, महिलाओं के संगठन है, ये ज्यादा इनको हेल्प मिलेगी, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और फिर ये क्या करेंगे, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इसके लिए क्या जरूरत है, यंग वुमेन को एंगेज करना, जो युवा महिलाएं हैं, है ना, उन सबको कि वो पार्टिसिपेट करें, जो स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर की हम चाहते हैं ना यंग लोग पॉलिटिक्स में आए, तभी तो रिफॉर्म्स आएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक नया आइडिया चाहिए, नई वेव चाहिए, तो एक नई जनरेशन वुमेन लीडर्स की रेडी होंगी, ठीक है ना, जो पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन के अंदर। तो यहाँ अगर हम देखें तो नारी शक्ति अधिनियम जो है ये स्टैंड आउट करता है एक रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेटिव मूव की तरह, है ना, एक बहुत बड़ा बदलाव लेके लाया जा रहा है इसमें। इससे क्या होगा, किन चीजों में, जो हम बात करते हैं ना, इंक्लूसिवनेस, सब लोगों को साथ लेके आना, ठीक है, इंक्लूसिवनेस लाना, तो वो इंपॉर्टेंट है। समता, जो समतावाद हम कहते हैं,
समतावादी होगा, ये समतावादी समाज, इगैलिटेरियन सोसाइटी, कि सब लोग बराबर है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स की, इससे क्या होगा अगर आप देखोगे, एक डाइवर्स, मेन बात ये है कि एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में आएगा, है ना। विमेन सेंट्रिक दृष्टिकोण जो है ना, जब ये पॉलिसी मेकिंग में आएगा तो ऑटोमेटिकली पॉलिसीज कैसे बनेगी, ज्यादा जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज बनेगी, और कहीं ना कहीं एक नई चैप्टर की तरह काम कर सकता है विमेन की एम्पावरमेंट के लिए। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए अधिनियम है। ठीक है।